एक वॉर में, एक युद्ध में फँसा हुआ है। जी, और इस समय उसकी जो चिंताएँ हैं कि युद्ध किसी सूरत से दूसरी बात ये कि उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। पाकिस्तान को तो कुछ ना कुछ कहना ही होता है भारत के खिलाफ निकालने के लिए बात। भारत की दोस्ती अरब से भी है, ईरान से भी है, इज़राइल से भी है, यूरोप से भी है, रशिया से भी है, अमेरिका से भी है। हमारी तो राजनीति है, हम लोग शांति में विश्वास रखते हैं। हम उसके लिए एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। भारत दोनों से बात जी, कर सकता है। भारत की एक छवि है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। वो प्रधानमंत्री का स्वयं पर्सनल रिश्ते भी हैं, उन्हीं ने बना के रखे हैं। और यूक्रेन की विजिट इस बात पे भी है कि उन्हीं ने जाके के संकेत दिया कि भाई देखिए हम किसी के साथ नहीं, हम अमन शांति के साथ। नमस्कार, मैं अंबर ज़ैद एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं कमर आगा साहब। काफ़ी दिन बाद हमारे शो पर तशरीफ लाए हैं। बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं सर? हाँ, बिल्कुल ठीक, आप बताएँ? अच्छा, जी, आपका बहुत दिनों यूट्यूब बाद वीडियो मैं देखती हूँ, काफ़ी अच्छे वीडियोज़ आप बनाते हैं और काफ़ी अरे इंसाइटफुल वीडियोज़ होते हैं। जी, मैंने अपने ही सर नाम से शुरू कर जी, जी, बहुत अच्छा और मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कमर आगा साहब जो अपना वीडियोज़ बनाते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी एनालिसिस और सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से आप ज़रूर उनका चैनल देखें और उसको सब्सक्राइब भी करें। सर आज का मुद्दा ये है मेरे नाम प्रधानमंत्री से जी, जी, मेरे नाम कमर से आगा साहब के नाम से है, आप उसको सर्च कर सकते हैं और मैं लिंक भी कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी सर के चैनल का। सर आज का मुद्दा है प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन विज़िट। आज से अगर हम 6 हफ्ते पहले की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी रशिया विज़िट पे थे। यूक्रेन विज़िट को लेकर कई सारे बड़े सवाल हैं और कई सारी बातें सामने आ रही हैं और आस-पड़ोस के लोग काफ़ी परेशान भी हैं हमारे। देखिए सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है कि प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन विज़िट को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या मतलब और कितना इम्पोर्टेंट है ये विज़िट? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितनी भी प्राइम मिनिस्टर की विज़िट्स होती हैं, किसी भी कंट्री में हो, वो सब बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर इम्पोर्टेंट ना हो तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं जाता। उसका ये होता है कि हर का एक अलग मतलब होता है, हर विज़िट का एक अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। अ, इसका भी एक है। एक तो बेसिक बात ये थी कि इंडिया चाहता है कि युद्ध समाप्त हो। अ, प्रधानमंत्री मोदी ने अ, उनको रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको सलाह भी दी थी कि युद्ध का काल समाप्त हो गया। फिर इस दफ़े भी उन्हीं ने कहा कि जब गए कि आप बातचीत और डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए, जंग से नहीं होगा। तो ये भारत की मेन इनका थीम है प्रधानमंत्री का कि जहाँ भी युद्ध होता है वहाँ पे ये बात करते हैं। और बस ये भारत ये भी चाहता है कि बातचीत के ज़रिए से मसले हल हों। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि वो अ, युद्ध को समाप्त करने के लिए कुछ भी किसी भी तरह का रोल होगा उनको अगर मिलता है तो वो बड़ी खुशी से उसको पूरा करेंगे। ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं ने भी कहा कि भारत का बहुत इन्फ्लुएंस है, भारत बड़ा देश है, काफ़ी उसकी छवि है ग्लोबल, और उसको चाहिए कि वो एक रोल प्ले करे ताकि युद्ध समाप्त हो जाए। अब उनका 10 पॉइंट प्रोग्राम है युद्ध को समाप्ति के लिए। वो उसको भी रशिया को भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो ये है। फिर साथ में प्रधानमंत्री ने बाइलैटरल बातें भी की। यूक्रेन एक ऐसा देश है जहाँ पे गेहूँ और खेती प्रधान देश है, वो भी देखा जाए तो काफ़ी उनके यहाँ बड़े फार्म्स होते हैं, और अफ्रीका वगैरह में और दूसरी जगह के। तो भारत कुछ टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, सोवियत एरा की भी हैं, बाद में भी उन्होंने डेवलप की। तो टेक्नोलॉजिकल से जुड़ी हुई चीज़ों पे भी बातचीत हुई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके। प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वो साइंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, इन इश्यूज़ पे काफ़ी उनका एम्फेसिस होता है, वो ज़ोर देते हैं। यूक्रेन के साथ भी।
कि इस विजिट को लेकर सवाल इस तरह के भी हैं और जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है, उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री मोदी से शांति को लेकर काफ़ी उम्मीद जताई है। क्या भारत वो उम्मीद जो ज़ेलेंस्की कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और भारत से उन्होंने कहा कि अगर भारत अपना रुख थोड़ा-सा बदले, तो स्थिति बदल सकती है और शांति आ सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? कि भारत का अपना एक स्टाइल है, अपनी एक डिप्लोमेसी है, भारत की अपनी मोदी जी की स्वयं अपना एक कार्यनीति है, वो जी, किसी के कहने से नहीं बदलेगी। ये ज़रूर है कि भारत की काफ़ी छवि है। बातचीत तो तब होती है जब कंप्रोमाइज़ हो दोनों साइड से किसी चीज़ पे। भारत इस बात पे ज़ोर देता है कि मुल्क की जो जो सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी यानी जो है बरकरार रहनी चाहिए और कोई किसी भी एक देश को दूसरे देश की ज़मीन हड़प करना या इस किस्म के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, उसका भारत बहुत जी, स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। और दूसरी बात ये कि हम स्वयं भारत भी विक्टिम है, भारत की भी काफ़ी ज़मीन एक तरफ चाइना ने कब्ज़ा कर रखा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कश्मीर का एरिया और लद्दाख का कुछ एरिया जो है चाइना उस साइड का चाइना के पास है जहाँ पे इनकर्शन हुआ। तो भारत इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ ज़ोर देता है कि ये गलत तरीके हैं। डिफरेंसेस अगर आप हैं तो बातचीत के माध्यम से उनका सॉल्यूशन होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ भारत की फॉरेन पॉलिसी में ये है कि सबके सभी देशों से अच्छे संबंध बनाना। भारत के बहुत अच्छे संबंध रशिया से भी हैं। बहुत हिस्टोरिकल संबंध हैं और बड़े टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है हमारी। रशिया ने हमेशा भारत का खुल के साथ दिया जब भी हमें कोई क्राइसिस आई या युद्ध हुआ या जो भी हुआ उसमें रशिया ने भारत का साथ दिया। तो इस वजह से रशिया की दोस्ती भारत किसी भी शर्त पे सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, उसको छोड़ नहीं सकता। तो एक समन्वय बना के अगर कोई काम हो सकता है तो भारत ज़रूर करे। जी, बिल्कुल और ऐसी उम्मीद काफ़ी लोग अगर यूक्रेन के अलावा भी लगाई जाए तो बहुत सारे देश ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि भारत इनफैक्ट अभी से नहीं जब से ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ है रशिया-यूक्रेन तभी से एक भारत के रोल को काफ़ी लेकर काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भारत एक ऐसा एकमात्र देश है जो रशिया और यूक्रेन के बीच शांति को बहाल करने में ज़िम्मेदारी अदा कर सकता है, अहम रोल अदा कर सकता है। क्या हम सर शांति को बहाल होते हुए देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है। एक और क्राइसिस फ़िलिस्तीन और हमास का ये सब स्टार्ट हो गया है। ऐसे में जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पे काफ़ी असर पड़ रहा है। कितना इम्पोर्टेंट है शांति का बहाल होना ग्लोबली? देखिए इम्पोर्टेंट तो बहुत है, उसमें कई फैक्टर हैं। सबसे जी, पहला फैक्टर तो ये है कि यूक्रेन को असलहे की सप्लाई बंद होनी चाहिए और रशिया से यह है कि वो युद्ध विराम की बात की। तो भाई आप भी अटैक नहीं करेंगे, सप्लाई इधर से बंद हो रही, सबसे पहले सीज़ फायर होता है। फिर उसके बाद विथड्रॉवल और दूसरे प्रोसेस होते हैं। अब क्योंकि रशिया का जहाँ पे कब्ज़ा है, वो ज़मीन आसानी से नहीं मिल सकती। उसके लिए कोई फ़ॉर्मूला डिवाइस करना पड़ेगा। या तो लीज़ पे दे दी जाए उनको कुछ समय के लिए कि भाई धीरे-धीरे आप विथड्रॉ करेंगे 5 साल, 10 साल या अ, उसके बहुत से ऑप्शंस हैं, उन पे ज़ोर देना पड़ेगा। रशिया एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है। पहले तो सुपर पावर था और मैं समझता हूँ कि इस समय भी उसकी जो शक्ति है, वो बहुत कम देशों में सिर्फ अमेरिका ही उसकी शक्ति को मैच कर सकता है। और रशिया की भी एक पार्टनर हैं, एलाइज़ हैं, खासतौर से ग्लोबल साउथ में यानी अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिकन देशों में, तो वो एक बड़ा देश है। तो उसके जो एस्पिरेशंस हैं, उसकी जो वो हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए, ये गिव एंड टेक वाली बात होती है, उस पे हो और फिर उसके बाद ये है कि अमेरिकन और पश्चिमी देश जो खुल के इनके समर्थन में हैं, वो भी कुछ स्टैंड लें, उसके बाद फिर हो सकता है। दूसरी सवाल जो आपका ये है कि ग्लोबल इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, तेल की प्राइस पे पड़ जाता है। देखिए तेल तो बहुत है दुनिया में, अगर मैं समझता हूँ सारा तेल मार्केट में आने लगे, ईरान, रशिया, वेनेजुएला, ये 3 बड़े देश हैं जिनका, इराक का
जो ध्वस्त हो गया है दोबारा से अब डेवलप कर रहे हैं वार की वजह से। तो मैं समझता हूँ तेल $60 $70 से ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन ये कि क्योंकि इतने देशों पे, रशिया पे, ईरान पे और फिर उसके बाद वेनेजुएला पे जो सैंक्शंस लगे हैं, उसके कारण तेल की कीमतें बढ़ती रहती हैं। और अगर युद्ध होता है और फैल जाता है, जिसका आप ज़िक्र कर रही थी, पश्चिम एशिया वाला, तो ये पता जी, नहीं कहाँ चला जाएगा, कितना प्राइस हो जाएगी। जैसे कि ईरान का कहना ये है कि वो तेल की सप्लाई को डिसरप्ट कर देगा। तो ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। एक जगह अगर क्राइसिस आती है तो उसका इम्पैक्ट तमाम देश में पड़ता है। रशिया से और यूक्रेन से जो खाद्य सामग्री जाती थी पूरी दुनिया में, वो डिस्टर्ब हो गई है, खासतौर से यूक्रेन की। तो खाने की चीज़ों की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं और उसकी वजह से खासतौर से अफ्रीका में बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उसके जी, अलावा ये भी है कि यूक्रेन के अंदर इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है, वो भी बात एक मसला है कि कैसे पूरा किया जाएगा, क्या उसकी होगी दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन उसका करना। तो बहुत से फैक्टर्स हैं और ग्लोबल इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है। यूरोप पे बहुत पड़ रहा है क्योंकि यूरोप को सस्ती गैस मिल जाती थी रशिया से। अब वो नॉर्ड 2 और नॉर्ड 1 जो थे, नॉर्ड उसमें जब से ब्लास्ट हुआ है, फिर उसके अलावा सप्लाई इन लोगों ने लेना बंद कर दी, तो अब रशियन गैस या ऑयल यूरोप जो है वो दूसरे देशों से ले रहा है, वो महंगा पड़ रहा है उसको, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी बहुत आ रही है। तो इस तरीके से उनकी इकोनॉमी पे भी असर है। मैं समझता हूँ कि सभी को सोचना पड़ेगा। अ, और यूनाइटेड नेशन एक अच्छा फोरम है। जी, कई लेवल पर होगी बातचीत। पहले तो यूरोपियन यूनियन अपने लेवल पे बात करे कि क्या फार्मूला है, किस फार्मूला से दोनों के एस्पिरेशंस जो है वो या दोनों की जो समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल हो। भारत उसके लिए एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। भारत दोनों से बात जी, कर सकता है। भारत की एक छवि है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। वो प्रधानमंत्री का स्वयं पर्सनल रिश्ते भी हैं, उन्हीं ने बना के रखे हैं। और यूक्रेन की विजिट इस बात पे भी है कि उन्हीं ने जाके के संकेत दिया कि भाई देखिए, हम किसी के साथ नहीं, हम अमन शांति के साथ हैं। ये उनका बेसिक मैसेज है। हम चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, युद्ध बंद हो, और यही जी, मैसेज उन्हीं ने प्रेसिडेंट पुतिन को भी दिया था, जो कि रशिया के राष्ट्रपति। जी। सर, जो प्रधानमंत्री मोदी की रशिया और यूक्रेन दोनों ही विज़िट है, इसको लेकर जो हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तान, वो काफ़ी नाखुश हैं। वो कहते हैं कि जो भारत है, वो दोनों तरफ की खेल रहा है। इधर भी लड्डू हाथ में, उधर भी लड्डू हाथ में। भारत की डिप्लोमेसी को लेके पाकिस्तान का ये कहना है, किस तरह से सर आप देखते हैं? पाकिस्तान को तो कुछ ना कुछ कहना ही होता है भारत के खिलाफ निकालने के लिए बात। भारत की दोस्ती अरब से भी है, ईरान से भी है, इसराइल से भी है, यूरोप से भी है, रशिया से भी है, अमेरिका से भी है। हमारी तो राजनीति है, हम किसी के, हम लोग शांति में विश्वास रखते हैं, हम लोग युद्ध में नहीं विश्वास रखते। हम किसी एक मुल्क पे हमारी डिपेंडेंस नहीं, हम अपने मुल्क पे डिपेंड करते हैं। हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं। पाकिस्तान का तो ये है कि उसको, जो बड़ा देश होता है जिसके पास इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, उसके ऊपर उसके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, उसी के साथ जुड़ जुड़ जाते हैं। वो ये सब बातें समझते ही नहीं कि ये क्या होती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। एक छोटे प्लेयर हैं, उनकी कोई ग्लोबल हैसियत नहीं है, रीजन में भी कोई हैसियत नहीं, फेल्ड स्टेट है। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि इकोनॉमिकली भी फेल हो गए हैं। उनको हर कभी अमेरिका से पैसे की जरूरत होती है तो अ, या वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से, तो अमेरिका के साथ काम करने लगते हैं। जब चाइना से पैसे की जरूरत होती है तो चाइना तो उनका ही ऑल वेदर फ्रेंड, अ, मैं समझता हूँ उनकी इस तरह की बातों पे बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, एक फील्ड स्टेट के रूप में उसको देखा जाता एब्सोल्युटली, क्योंकि पाकिस्तान किसी रेस में है ही नहीं, इस रेस में शामिल ही नहीं है। लेकिन वही है ना कि पाकिस्तान आज भी अपने दिमाग में जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं, आम लोगों की तो आप छोड़िए, वो अभी भी जो एनालिसिस होती है, वो भारत के साथ कंपैरिज़न करते हैं हर चीज़ में। जो भारत है एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुका है, वो अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं। और चाहे हम यूएस विज़िट की बात करें, डिफेंस मिनिस्टर, या फिर प्रधानमंत्री मोदी के विज़िट की बात करें,
पाकिस्तान जो है भारत की डिप्लोमेसी को लेके, हालाँकि जो भारत की डिप्लोमेसी है उसको लेकर ग्लोबली काफ़ी तारीफ़ें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान उससे भी जेलस होता है। ये बड़ी अजीब-सी बात है। लेकिन सर अ, अगर हम यूक्रेन विज़िट की बात करें, तो इसके अलावा क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे? शांति की जो बात है, लेकिन जो कुछ कोई स्ट्रैटेजिक टाइज़ और बहुत सारे कुछ किस तरह के मुआहदे या क्या साइन, कुछ इस पे डिस्कशन कुछ हुआ है? देखिए बेसिकली यूक्रेन जो है एक वॉर में, एक युद्ध में फँसा हुआ है। जी, और इस समय उसकी जो चिंताएँ हैं कि युद्ध किसी सूरत से खत्म। दूसरी बात ये कि उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। उसके 4 बड़े प्रांतों पे अच्छे खासे बड़े प्रांत हैं, उसके ऊपर रशिया का कब्ज़ा है। इस वक़्त उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ें हैं, बातचीत तो ज़रूर हुई है उन सब मसलों पे। जो मेन उसकी जो कंसर्न है, जो मेन इकोनॉमी उनकी बहुत कमज़ोर है, वो डिपेंडेंट है अमेरिका और पश्चिम यूरोप से मिलिट्री एड के लिए भी और इकोनॉमिक एड के लिए भी जो वहाँ से मिलती है। तो वो उनकी इस वक़्त की जो समस्याएँ जो बातचीत हुई होगी, वो ज़्यादातर ये किस तरह से अमन शांति की जाए और रिकंस्ट्रक्शन किस तरह से दोबारा से जो अ, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एसेट या मिलिट्री एसेट डैमेज हुए हैं, उनको किस तरीके से दोबारा से उनको बनाया जाए और खड़ा किया जाए, ये वही है उसमें सबसे ज़्यादा। ट्रेड वगैरह की जहाँ तक सवाल है वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो मुद्दे हमेशा बातचीत में रहते हैं, बायलैटरल रिलेशंस में तेल है, टेक्नोलॉजी है और बहुत सी एग्रीकल्चर है वहाँ पे। इस तरह से उनके साथ हमारी बातचीत चल। जी, बिल्कुल। और जैसे कि हम जानते हैं कि यूक्रेन भारत के बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जाते थे। इसको लेकर भी चर्चा हुई, आगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाएगा और शांति बहाल होगी। तो जो भी इस विज़िट में चर्चा रही, उन सारे बिंदुओं पर आगे काम होगा, ऐसा हम फ्यूचर में देख सकते हैं। लेकिन इस विज़िट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही है और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत यूक्रेन और रशिया के बीच शांति बहाल करने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आने वाला समय बताएगा कि क्या रशिया और यूक्रेन के बीच शांति बहाल हो सकती है? जल्दी हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हुए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद।